नमस्ते बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 7 प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 जो कि पूर्णांक से संबंधित है। पूर्णांक को अगर कोई अंग्रेजी माध्यम को विद्यार्थी है तो पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। सामान्यतः हम इंटीजर और जो पूर्णांक को हम लिखेंगे तो आई से लिखेंगे। हाँ, अब हम समझते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, संख्या पद्धति। तो उसमें हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या एक हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, और प्राकृत संख्या। पूर्णांक संख्या कितने से कितने नंबर पर स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरुआत इसकी होती है। सामान्य तरीके से हम इसको समझेंगे आसानी से। इसके लिए मैं एक रेखा खींचता हूँ और ये जो लाइन है इसके बीचों बीच में मानता हूँ मैं 0। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो संख्याएं हैं दो प्रकार की होंगी, एक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या ये 0 है, इसके दाईं ओर होगी। तो हम यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए, और ये अनंत तक जाएगी। ये जो साइन है उल्टे हाथ की तरह, तो वो अनंत का साइन है। जैसे हम बाईं तरफ आएंगे तो संख्या हो जाएगी माइनस में, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे करते करते माइनस का अनंत। शायद आपने क्लास 6 में भी पढ़ लिया होगा इसके बारे में कि जो धनात्मक संख्या है ये ऐसे मानो आप, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो एक व्यक्ति का नाम रविंद्र है और एक का नाम राम है। तो जैसे रविंद्र है और राम है, अब धनात्मक कैसे मानो, जैसे रविंद्र ने मान लो 2 रुपए किसको दे दिए, राम को दे दिए। तो राम के पास तो 2 रुपए ज्यादा हो गए, कम किसके पास में हो गए, तो राम के पास 2 रुपए ज्यादा हो गए, तो क्या लिख देंगे, प्लस का 2 है वो, उसके पास में 2 रुपए ज्यादा है और रविंद्र के पास में 2 रुपए कम हो गए, तो माइनस। माइनस को हिंदी में हम क्या कहेंगे, ऋण। जैसे हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो हमारे ऊपर ऋण हो जाता है, तो 5 रुपए का ऋण हो गया, 7 रुपए का ऋण हो गया। तो जैसे जैसे देखो ये संख्या जैसे बढ़ती जाएगी, मान लो ये 1 है 2 है, जैसे किसी पे 1 रुपए का ऋण है और एक व्यक्ति पर 2 रुपए का ऋण है, तो बताओ कौन किसके पास में ज्यादा पैसे होने की संभावना है, एक के पास में होगी ना। क्योंकि ये जिसके 2 रुपए उधार है तो वो तो 2 रुपए चुकाने की सोचेगा, तो धन किसके पास में ज्यादा होगा, एक के पास। तो इस प्रकार से जैसे हम बाईं तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 की संख्याएं क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। ये संख्या जो है छोटे होते जाएंगे। और जैसे हम 0 के दाईं ओर जाएंगे, ये संख्या धनात्मक में, जितना दाईं ओर जाते जाएंगे उतनी संख्याएं
बढ़ती हुई जाएंगी। बढ़ती जाएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 4 और 5 में बड़ा कौन है, सामान्य आप उत्तर दे देंगे कि साहब 5 बड़ा है। अगर मैं पूछूं आपसे कि -3 और -2 में से बड़ा कौन है, कई लोग जवाब देंगे कि 3 बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में है 3 और माइनस में 2 है, तो संख्या कौन सी बड़ी होगी, -2। इसको ऐसे समझो कि एक व्यक्ति ने 2 रुपये उधार लिए, एक व्यक्ति ने 3 रुपये उधार लिए। अब बताओ उनमें से बड़ा कौन सा होगा, जैसे मतलब पैसे के मामले में बड़ा कौन होगा, तो जिसने 2 रुपये उधार लिए तो वो तो 2 ही चुकाएगा, और जिसने 3 रुपये उधार लिए वो 3 चुकाएगा। तो सबसे पहले ऋण से फ्री कौन होगा, जिसने 2 लिए हो, तो कौन बड़ा होगा, -2। किससे, -3 से। तो -2 बड़ा होगा किससे, -3 से। और समझो। अब मैं संख्याएं लिखूंगा और आप उसका जवाब सोचिएगा। जैसे 2 और 5 में से बड़ा कौन है, -3 और -8 में से बड़ा कौन है, 0 और -5 में से बड़ा कौन है, -4 और 3 में से बड़ा कौन है, -11 और -3 में से बड़ा कौन है। सोचो आप उत्तर। 2 और 5 में से बड़ा कौन है, आप लगभग सब बता देंगे कि सर 5 और 2 में से बड़ा तो 5 है। यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये संख्या हम शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं पहली क्लास से। जब हम गिनती सीखते हैं तो एक चीज सीखते हैं, 1 2 3 4 5, आगे तक जाते हैं। दिक्कत तो आती है जैसे ये माइनस का चिन्ह आगे लग गया। अब काफी तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई बड़ा कौन सा होगा, कि माइनस का 3 बड़ा है कि माइनस का 8 है। कई तो संख्या देख के बताएंगे कि माइनस का 8 बड़ा होगा -3, ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको समझाया कि जैसे किसी के पास मान लो एक व्यक्ति है, मान लो राम है और दूसरा है श्याम। राम ने किसी से 3 रुपये उधारे लिए और श्याम ने लिए 8 रुपये उधारे। ठीक। अब ये बताओ आप कि जिसने कम उधार लिया है तो वो जल्दी कर्ज से जल्दी कौन उभरेगा, 3 वाला, क्योंकि वो इसको तो 3 ही चुका रहे। और श्याम ने कितने उधारे लिए, 8। तो श्याम क्या है कि जल्दी कर्ज से नहीं निकलेगा, इनमें कौन जल्दी निकलेगा, राम। अब माइनस का संबंध आप ऋण से रखो कि भाई उसने 3 रुपये उधार ले रखे हैं, एक ने 8 रुपये उधार ले रखे हैं, तो बताओ भाई किसके पास मतलब जल्दी कर चुकाएगा, कौन चुकाएगा, 3 वाला। तो -3 बड़ा हो जाएगा किससे, -8 से। ये जो साइन है इसका जिस तरफ खुलता है उस तरफ बड़ा रहता है। -3 बड़ा हो गया -8 से। अगला बताओ आप, 0 और -5 में से कौन बड़ा है। देखो जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे ना तो माइनस होते हुए 0 और फिर ऋणात्मक संख्या, उधर की तरफ जो संख्या आएंगी वो बड़ी आएंगी। तो 4, 3 और 4 में से बड़ा कौन, 4। 2 और 1 में से बड़ा कौन, 2। 0 1 में से बड़ा कौन, 1। -1 और 0 में से बड़ा कौन, 0। -2 और -1 में से बड़ा कौन, -1। -3 और -2 में से बड़ा कौन, -2। या फिर दूसरे तरीके से सोच लो उसको, जैसे 0 और -5। एक व्यक्ति पर बिल्कुल ही ऋण नहीं है, उसका तो किसी का कोई कर्जा ही नहीं, और एक व्यक्ति ने कर्ज ले रखा है 5 रुपए। कितने रुपए, 5 रुपए।
अब आप बताओ अमीर कौन हुआ इसमें से? अमीर मतलब पैसे किसके पास ज्यादा है। जी, एक तो मतलब किसी ने कर्ज नहीं लिया तो भाई उसकी तो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी रहेगी। भाई वो 100 रुपये कमा के लाएगा तो वो तो 100 की 100 ही बचा लेगा। अब समझो ध्यान से, अगर मान लो एक व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति 100 रुपये कमा के लाएगा तो वो 100 के 100 बचा लेगा। जबकि दूसरे पे -5 है, मतलब उसने किसी से 5 रुपये उधार नहीं रखे, तो पहले वो 5 रुपये चुकाएगा, उसके बाद में उसकी बचत कितनी होगी? 95। तो 100/95 बटे 100 ऑब्वियस सी बात। तो इसमें बटी कौन सी होगी? 0 किससे? -5 से। माइनस का संबंध अब सीधे सीधे उससे जोड़ो कि इस पर 5 रुपये उधार है किसी के, मतलब ये 5 रुपये चुकाएगा, पहले इसके पास जैसे पैसे आएंगे तो उससे तो जो पैसे आएंगे उनमें से 5 रुपये कम हो जाएंगे, और इसके पास पूरे के पूरे रहेंगे जीरो वाले के पास। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 0 किससे? -5 से। ठीक। अब देखो आगे, ऐसे ही इसको सोचो, -4 और 3 में से बड़ा कौन है? नहीं, -4 का मतलब इसके लिए 4 रुपए चुकाएगा किसी दूसरे को, और 3 + 3 का मतलब है कि उसके पास में 3 रुपए उसको कोई और देगा। तो किसके पास में ज्यादा पैसे होंगे? भाई एक व्यक्ति को 4 रुपए, उसके पास में जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक राम है और एक श्याम है, दोनों के पास मान लो 100 रुपए है, इसके पास भी 100 रुपए है। अब राम को किसी को 4 रुपए चुकाने हैं, तो इसके पास तो पैसे कितने देंगे? श्याम, 100 में से 4 कितने जाएंगे? 96 देंगे। तो श्याम के पास में 3 रुपए पहले से हैं, तो 100 रुपए अब आ गए, 3 रुपए तो इसके पास में कितने हो गए? 103। पैसे किसके पास में ज्यादा होंगे? श्याम के पास ज्यादा होंगे। भाई ये तो 4 रुपए किसी को देगा, और इसके पास में 3 रुपए कैसे आएंगे? ये आएंगे। अभी बताओ, 3 रुपए इसके तो आ रहे हैं और उसके दिन से जा रहे हैं, धनात्मक कौन होगा? ये वाला। वैष्णव बटा कौन हुआ? -4 इज लेस देन, जिधर की तरफ से चौंच रहेगी उधर छोटा रहेगा, और जिधर तरफ से खुलता है उधर बड़ा रहेगा। तो -4 लेस है 3। ऐसे मतलब -11 और -3 में से बड़ा कौन? देखो, -11 का मतलब 11 रुपये चुकाएगा, -3 का मतलब 3 रुपये चुकाएगा। मैं दोनों को 10-10 रुपये, दोनों को मान लो 15-15 रुपये देता हूँ, तो ये वाला तो 11 रुपये चुका देगा, तो इसके बाद तो कितने बचेंगे? 4 रुपये बचेंगे। और ये 3 ही चुकाएगा, तो इसके पास में कितने बचेंगे? 12। अब जो कम चुकाएगा वो ज़्यादा पैसे वाला होगा, ज़्यादा वाला होगा तो -11 क्या हो जाएगा? छोटा, -3 बड़ा हो जाएगा। किसी को कोई समस्या है इसके बारे में? आप वापस से वीडियो को दोबारा चालू करके देख सकते हो, अगर समझ में नहीं आता कुछ पीछे करके भी देख सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि पूर्णांक संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या कौन सी है, और प्राकृत संख्या कौन सी है। ये समझने के लिए हम, आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो इसको। सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा को आप समझने की कोशिश करिए, अगर संख्या रेखा समझ में आ गई तो फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये मैं संख्या रेखा बनाऊं। संख्या रेखा मतलब ये रेखा है, उसमें मैं संख्या लिखूँ,
बीचों बीच 0, इधर की साइड धनात्मक संख्या, अगर अंग्रेजी में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? सो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। इधर जो है ऋणात्मक संख्या, इसको क्या लिखेंगे अपन? नेगेटिव नंबर। देखो इधर जाएंगे तो सामान्यतः क्या है कि प्लस को लिखते नहीं है, जैसे +1 है, +2 है, ऐसे लिखते नहीं। ये संख्या लिखने में इसका मतलब सीधा ये कि भाई प्लस के है, मतलब धनात्मक संख्या है। 2 3 4 5 ऐसे करते हुए अनंत तक रहेगी ये संख्या, आगे तक। उसी प्रकार इतना होगा तो मैं वापिस उल्टी संख्या चलना स्टार्ट हो गई। -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे करते करते माइनस का अनंत कर देंगे। अब आप देखिए, ये हो गई धनात्मक संख्या, ये 0 में ये ऋणात्मक संख्या होगी। 0 के दाएं तरफ की धनात्मक संख्या, और देखो इधर दाएं हाथ की तरफ धनात्मक संख्या, इधर के बाएं हाथ की तरफ ऋणात्मक संख्या। अब आप देखो हम करते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आप में से कहेंगे सर हमारे तो पूर्णांक है सिलेबस में, तो आप इनको भी पढ़िए, अच्छे से समझना पड़ेगा। पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आपके प्रश्नावली सॉल्व करवाएंगे। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो प्राकृत संख्याएं जो है इधर 1 से शुरुआत होगी और इधर जो है अनंत तक जाएंगी। प्राकृत संख्या कौन सी? जो 1 से शुरुआत होकर के और दाईं तरफ जाती है, अनंत तक जाएगी। प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगी? 1 से शुरू होगी, 1 से शुरू होकर धनात्मक अंत, इसको क्या बोलेंगे? अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल, तो ये कौन सी संख्या है? जैसे 1 है, 2 3 4 5 7 6 7 8 9 10, तो ये आगे तक जाएंगे तो वो प्राकृत संख्या के अंदर आ जाएंगे। आप आगे और एक और मैं तीनों परिभाषाएं बता देता हूँ, तो तीनों अपन तुलना करेंगे कि भाई कौन से प्राकृत है कि अंतर क्या रहेगा। तीनों की परिभाषा लिख लेते हैं शॉर्ट में। एक होती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको होल नंबर। होल नंबर ये 1 से शुरू होती है, ये 0 से शुरू होती है। 0 से शुरू होकर प्लस अनंत, धनात्मक की तरफ अनंत तक जाती है। एक संख्या होती है पूर्णांक, जो कि हम पढ़ेंगे आपके प्रश्नावली में। पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर पूर्णांक। ये इधर माइनस अनंत से लेकर के और अनंत तक जाएगी, तो माइनस के अनंत से लेकर
कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। अब आप समझिए, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से लेकर के अनंत तक जा रही है। पूर्ण संख्या शुरू हो रही है 0 से और ये अनंत तक जा रही है। और जो पूर्णांक संख्या है वो माइनस अनंत से शुरू होकर के और ये जा रही है प्लस के अनंत तक। जैसे तीन कलर पर लेता हूँ, यहाँ से शुरू होकर जो इधर जा रही है इसको किस कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। ठीक है, 0 से इधर होते जा रही है तो कौन सी संख्या है? ये हो गई सर पूर्ण संख्या। और जो यहाँ से माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जा रही है कब जा रही है इसको कौन से लिख देंगे अपन? पूर्णांक संख्या। अब देखो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है, तो पूर्ण संख्या का परिवार बड़ा है, प्राकृत संख्या तो उसी में समाहित हो गई। पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक जा रही है और प्राकृत संख्या तो 1 से शुरुआत होकर अनंत तक जाती है। पूरी की पूरी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर समाहित। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक जा रही है, पूर्ण संख्या तो आपको 0 से शुरू होकर के अनंत तक जा रही है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृत संख्या में आप क्या बोलोगे? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से अनंत तक जाएगी। पूर्ण संख्या में 0 और सामने में और अनंत तक जाएंगे। तो प्राकृत संख्या बड़ा हुआ परिवार है पूर्ण संख्या, तो सामान्य सी बात है कौन सा बड़ा होगा? पूर्ण संख्या, क्योंकि 0 से शुरुआत होकर के अनंत तक जा रही है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये बात सही है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है? बताओ ये बात सही है या फिर गलत है? तो भाई प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या तो हो नहीं सकती। क्यों? कि प्राकृत संख्या 0 से शुरुआत तो नहीं होती, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी और पूर्ण संख्या होगी 0 से, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो यह जरूरी नहीं। भाई मान लो मैंने बोला कि भाई एक संख्या बोलो पूर्ण संख्या, आपने बोल दिया 2, तो 2 तो प्राकृत संख्या के अंदर भी आ जाएगी। लेकिन सारे की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या के अंदर है यह कदापि आवश्यक नहीं है, क्योंकि 0 इसमें से अलग है। जबकि मैं कहूँ अगर सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आती है तो ये बात सही है। आप कोई सी भी संख्या ले लो पूर्ण संख्या के अंदर ही आएगी, क्योंकि पूर्ण संख्या का परिवार तो बड़ा है। अभी मैं नोट भी करवा दूंगी चीजें। उसके बाद आप देखो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक माइनस अनंत से शुरू होकर के और प्लस अनंत तक जा रहा है। तो जब ये माइनस अनंत से होकर के प्लस अनंत तक जा रहा है तो इसके अंदर सारी की सारी संख्या देखो पूर्ण संख्या इसी के अंदर, प्राकृत संख्या वो भी इसी के अंदर। तो इनमें सबसे बड़ा परिवार किसका हुआ? पूर्णांक संख्या है। उससे छोटा फिर पूर्ण संख्या है, उससे छोटा प्राकृत संख्या है। क्या मैं ये कहूँ कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है? कह सकता हूँ? मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि प्राकृत संख्या तो पूर्णांक संख्या के परिवार का ही हिस्सा है। सारी की सारी प्राकृत संख्या किसके अंदर आ जाएंगी? पूर्णांक संख्या के अंदर आ जाएंगी। उसी तरीके से आप देखो जैसे प्रत्येक पूर्ण संख्या
किसके अंदर आ रही है? पूर्णांक संख्या के अंदर आ रही है। तो मैं ये बात कह सकता हूँ सारी की सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या के अंदर आती है। तो ये बात सही है। अगर मैं इसके विपरीत बोल दूं, इसको उल्टा करके बोलूं, क्या सारी के सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? तो आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि जो माइनस अनंत से 0 तक है तो ये संख्या तो पूर्ण संख्या में शामिल ही नहीं है। तो इसलिए ये बात गलत हो जाएगी। चलो मैं लिखवा देता हूँ आपको, मतलब समझने में अपनी समझों में आसानी रही। तो निष्कर्ष है वो लिखते हैं इसके आधार पर। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगली क्लास में वापस क्लियर करवा दो। देखो निष्कर्ष लिखते हैं, क्या क्या निष्कर्ष लिखा था। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है क्योंकि 0 0 0 पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। बात समझ में आई आपको कि प्रत्येक प्राकृत संख्या किसमें शामिल नहीं, पूर्ण संख्या में शामिल हो रही है। लेकिन पूर्ण संख्या का परिवार तो बड़ा, तो वही प्राकृत संख्या में वो कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो, ये तो आवश्यक नहीं है। लेकिन जैसे देखो पूर्ण संख्या 0 है तो प्राकृत संख्या में कैसे आएगी? नहीं आ पाएगी उसमें। इससे ये निष्कर्ष निकाल देंगे। आगे देखो दूसरा निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, निष्कर्ष देखो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या किसके अंदर आ रही है? पूर्णांक संख्या के अंदर। तो प्रत्येक प्राकृत और पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन इसका विपरीत विपरीत क्या? तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृत संख्या हो या फिर एक पूर्ण संख्या हो, यह आवश्यक नहीं है। तो विपरीत सदैव सही हो, यह आवश्यक नहीं।
आवश्यक इसलिए नहीं, मान लो आपने संख्या ले ली वो 3 और 4, तो 3 और 4 क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है तो किसके अंदर आ गई? वो प्राकृत के अंदर आ गई, पूर्ण संख्या के अंदर आ गई। चलो यहाँ तो सही हो गया, तो पूर्णांक संख्या प्राकृत और पूर्ण संख्या बन गई। लेकिन मान लो आपने संख्या ले ली -4 और -4 ले ली, क्या एक प्राकृत संख्या के अंदर आती है? नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या तो है। अगर मैं कहूँ कि जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या, जैसे मान लो -4, तो वो एक पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या हो, मतलब पूर्ण संख्या हो, तो वो जरूरी नहीं है। तो -4 इसके अंदर पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आती, तो उसका विपरीत जो है सही नहीं होगा। तो ये इसका समन्वय निकाल लिए। अब हम पूर्णांक संख्या के बारे में बात करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। आप इसको बार बार देखें, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अगले क्लास में उसको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।